हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने एक पूरा चैप्टर कवर किया है एक वन शॉट में। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वो है आपके पास केमिकल रिएक्शंस। तो उससे रिलेटेड जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो पूछ रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग किसी ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। देखिए, जब भी आपसे ऑब्जर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहली बात तो है एक सॉल्ट के ऊपर पूछी जा रही है, मीन्स कलर चेंज आपको यहाँ पर लिखना है। जो हमारे पास फेरस सल्फेट है, अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। तो वैसे तो फेरस सल्फेट FeSO4 होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो फेरस सल्फेट है जिसको हम लोग यहाँ पर हीट करके ड्राई करेंगे, ये आपके पास ग्रीन कलर का होता है और ये हेप्टाहाइड्रेट होता है। यहाँ पर जो ये 7H2O लगा हुआ है, ये 7H2O क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स को यहाँ पर कलर प्रोवाइड करेगा। अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करने पे क्या होता है, ये फेरस सल्फेट जो हेप्टाहाइड्रेट था ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 में और ये लूज कर देगा यहाँ से अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो पहले ग्रीन कलर का था आपके पास हेप्टाहाइड्रेट वाला FeSO4, अब ये हो जाएगा आपके पास व्हाइट कलर का। तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये रहेगी कि जो ग्रीन कलर है FeSO4 का वो किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर व्हाइट कलर में। यहाँ पर व्हाइट क्रिस्टल्स बनते हुए दिखेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर जो H2O निकल रहा है, ये H2O निकलता है इन दी फॉर्म ऑफ गैस जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हो गई हमारे पास। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो हो गई कि जो ग्रीन कलर है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, वो होगी यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर। तो जब भी CO2 को हम लोग लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का अगर हम लोग आंसर दें, लाइम वाटर का सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर के साथ CO2 पास कराई जाएगी तो ये आगे जाकर के बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। और ये जो CaCO3 बना है इसी को हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। वैसे तो इसका जो आपके पास केमिकल नेम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको कहते हैं हम लोग लाइम वाटर। सो लाइम वाटर से जब हमने CO2 पास करी, ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया यहाँ पर लाइमस्टोन में। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन लिखा है व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। देखिए, अगर आप एक्सेस में पास कराते हैं तो एक्सेस में पास कराने पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, और इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं एक्सेस। अगर CO2 यहाँ पर एक्सेस में है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर वापस से कंबाइन कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CaHCO3 होल ट्वाइस। जो बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन की वैलेंसी हुआ करती थी हमारे पास -1। अब ये वाली जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ये लाइम वाटर टेस्ट क्या होता था, लाइम वाटर टेस्ट होता था टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस क्या करती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये जो सोल्यूशन आपके पास बन करके आएगा ये एक मिल्की सोल्यूशन होगा। जब भी CO2 एक्सेस में पास कराई जाती है लाइम वाटर के साथ तो वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, और वो जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो आपके पास व्हाइट कलर का हो जाता है, जो कि यहाँ पर डिटेक्ट करता है किसकी प्रेजेंस को, कि जो गैस आपने यहाँ पे पास कराई थी सोल्यूशन से वो एक CO2 गैस थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिस्ट टू नेचुरल फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की दो नेचुरल फॉर्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास जो दो नेचुरल फॉर्म्स है, इसमें एक तो हमारे पास लाइमस्टोन होता है, आप एक लाइमस्टोन लिख सकते हैं, और जो दूसरी इसकी नेचुरल फॉर्म हो जाएगी वो मार्बल। तो ये दो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन और दूसरा मिलेगा यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ मार्बल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड, व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। When hydrogen is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. Give the chemical equations of reactions. तो सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर को हीट करना है, और जब कॉपर पाउडर को हीट किया गया तो वहां से ऑब्जर्वेशन पूछी गई कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। फिर उसके बाद जो भी सब्सटेंस बना था हीट करने पर उससे हाइड्रोजन गैस पास कराई गई है, और आपसे पूछा गया है कि क्या चेंजेस आप यहाँ पर देखेंगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। देखिए, अगर हम लोग कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, मीन्स जो कॉपर है, अगर कॉपर को हीट करने का मतलब है इसको ऑक्सीडाइज कराएं अगर हम लोग, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने पर बना देता है कॉपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो कॉपर है, कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में।
फिर उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पर रिएक्शन कराई गई थी हाइड्रोजन से, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर कि हाइड्रोजन पास कराई गई है। अगर कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन पास कराएंगे तो ये बना देगा आपके पास Cu प्लस H2O, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो गया कॉपर में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फॉर्मेशन हुई कॉपर प्लस वाटर की। तो ये दो चेंजेस हम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो केमिकल रिएक्शन तो हमने यहाँ पर पूरी लिख दी, लेकिन अभी भी एक खास चीज यहाँ पर मिसिंग है ऑब्जर्वेशन में, वो होती है कलर चेंज किया है। देखिए जो कॉपर ऑक्साइड होता है, सबसे पहले कॉपर से जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड का आप लोगों को जो कलर है, मैं बता देता हूँ कि इसका जो कलर है हमारे पास वो होता है रेड ब्राउन। तो कॉपर ऑक्साइड क्योंकि रेड ब्राउन कलर की होती है, तो पहले तो आप लिखेंगे कि जो कॉपर है, कॉपर का अपना खुद का जो कलर है वो भी हम लोग रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, या उसको आप अगर ब्राउन कलर लेकर के चल रहे हैं तो कॉपर यहाँ पर चेंज हो जाएगा रेड ब्राउन कॉपर ऑक्साइड में। अब जितने भी सॉल्ट्स हैं, इन सभी सॉल्ट्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक जो कलर है वो याद रखने चाहिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे इन जैसे क्वेश्चंस को आंसर करने में। देखिए मैं आपको सभी सॉल्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, और अगर आप इनको याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन डाइल्यूटेड HCl is added to a small amount of copper oxide in a beaker and write the balanced chemical equation for the reaction। देखिए अगर कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पर HCl के साथ हीट किया जाए तो CuO, सबसे पहले तो रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो CuO है इसके साथ लिखा जाएगा HCl, और वो HCl जो है आपके पास वो डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड HCl के साथ जब भी कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पर बना देगा CuCl2, और CuCl2 के साथ रिमूवल होगी वाटर की, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है, ये मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आपके पास बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गई ये रिएक्शन। इसीलिए जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का हम लोगों ने सॉल्ट बना दिया, जो है आपके पास ये कॉपर क्लोराइड। और कॉपर क्लोराइड का जो कलर है आपके पास, कॉपर क्लोराइड का हमारे पास कलर होता है ग्रीन, और दूसरा यहाँ से किस चीज़ की रिमूवल हुई थी, वाटर की। तो ये है आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये जो रिएक्शन है क्या ये बैलेंस्ड है। अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर ट्वाइस HCl कर देते हैं, बाकी उसके अलावा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉपर भी दोनों 2 हैं, और क्लोरीन भी इससे 2 हो गए। तो इससे आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इससे ज़्यादा इसकी रिएक्शन को बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन सिल्वर नाइट्रेट फॉर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लूइश ग्रीन, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो कॉपर है, कॉपर को हम लोगों ने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखा है। देखिए अगर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रखा जाए, इसको रिएक्शन से समझते हैं कि हो क्या रहा होगा, Cu प्लस AgNO3। तो अगर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को आप एक साथ रखते हैं तो कॉपर यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, कॉपर जाकर के सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर उसके नाइट्रेट सोल्यूशन में से या उसके नाइट्रेट सॉल्ट में से, और ये रिजल्ट करेगा एक कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन में। तो CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा, और इसके साथ साथ जो सिल्वर था अब वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब ये भी देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अभी तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, कि आपको ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको यहाँ पर कलर चेंज लिखना होगा कि कलर चेंज क्या रहता है। जो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट का आपके पास कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। तो जब भी कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में मिलाया जाएगा तो वो जो सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा आपके पास, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर एक ब्लूइश ग्रीन कलर में, जो कि किसकी प्रेजेंस को बता रहा है, कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन को यहाँ पर बता रहा होगा। उसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिल्वर है वो 1 है, कॉपर भी 1 है। हाँ, राइट हैंड साइड पे नाइट्रेट 2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा देते हैं, 2 नाइट्रेट हो गए, तो उसके साथ साथ 2 सिल्वर हो गए थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो सिल्वर भी हम लोगों ने यहाँ से ये 2 कर दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज के दिन का हमारा यही था कि अगर हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। फेरस सल्फेट को हीट करने पे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास ग्रीन क्रिस्टल्स थे, ये ग्रीन क्रिस्टल्स किस में चेंज हो जाएंगे आपके पास, व्हाइट क्रिस्टल्स में। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसके पास सेकंड पार्ट आ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, आपको बताना है किस तरीके की केमिकल रिएक्शन है।
देखिए वैसे तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन क्लास 10th के सिलेबस में वहां पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उनमें से अगर आप इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहेंगे तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। लेकिन डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखें आपके पास जो भी एक कंपाउंड है वो यहाँ पर फर्दर स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। तो ये जो FeSO4 है, ये FeSO4 को हम लोग एक प्योरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि जो यहाँ पर रिएक्शन अगर मैं बात करूं कि रिएक्शन होगी क्या, देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। FeSO4.7H2O जो था ये हीट करने पर चेंज हो जाएगा FeSO4 में, और यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये अलग हो जाएगा। इससे हुआ क्या कि FeSO4 बन गया। अब ये पहले भी FeSO4 था, बाद में भी FeSO4 के, ये सिर्फ और सिर्फ आपने डिहाइड्रेशन किया है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। जो यहाँ से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थी वो पर्टिकुलरली यहाँ पर कंपाउंड को लीव करके चली गई है, तो हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पर रिमूवल की है। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको डिकम्पोजिशन कहना सही नहीं होगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि आपके पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अगला आप इसमें बोला गया है नेम द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो ये लिख दी हम लोगों ने इसकी रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ X विद कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज X ऑब्टेन्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। तो देखिए कोई सब्सटेंस X है जिसका सोल्यूशन यहाँ पर यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए। तो आपको पता है कि ये कौन सा सोल्यूशन होता है जो कि CO2 की टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमारे पास फॉर्मूला है या केमिकल फॉर्मूला है। तो कह रहे हैं कि पहले तो आप इसकी इक्वेशन बताइए रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो X जो यहाँ पर बोल रहे हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यहाँ पर X है। मैं बता देता हूँ ये X क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर की रिएक्शन होती है CO2 के साथ, तो लाइम वाटर और CO2 रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ये लेकर के नहीं चलेंगे कि CO2 एक्सेस में है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जब ये सिर्फ CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर बन जाएगा वाटर, CaCO3 प्लस H2O। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें बोला गया है हाउ इज X ऑब्टेन्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। X को कैसे ऑब्टेन करते हैं, मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है यहाँ पर वाटर के साथ, तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा है राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है व्हाइट वॉशिंग एंड सेकंड है हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए व्हाइट वॉशिंग की अगर बात करें तो व्हाइट वॉशिंग के लिए, अब जिन बच्चों ने इस चैप्टर की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि जब भी हम लोग व्हाइट वॉश कराते हैं तो व्हाइट वॉश कराते वक्त किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाइट वॉशिंग के वक्त जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से CO2 को एक्सट्रैक्ट करता है और फॉर्मेशन हो जाती है CaCO3 की, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो लाइम वाटर प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखिए होता क्या है, व्हाइट वॉश करते वक्त हमारे घरों में जो दीवारों पर शाइन है व्हाइट वॉश के बाद, वो 2 से 3 दिन बाद आती है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि वो शाइन किस कारण होती है, तो वो शाइन होती है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। एट दैट डे जिस दिन आपने यहाँ पर व्हाइट वॉश कराया है उसी दिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बन जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर से यहाँ पर CO2 को एक्सट्रैक्ट करता है, और वहाँ पर धीरे धीरे जब वो रिएक्शन आगे बढ़ती है तो 3 से 4 दिन बाद वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एक शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स को। फिर सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन पूछी जा रही है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमारे पास ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है डिकम्पोजिशन, और वो डिकम्पोजिशन भी हमारे पास एक सनलाइट में होता है, या इसको हम लिखते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट, और इसी को हम लोग HNU भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके डिफ्यूज सनलाइट को बता रहा है यहाँ पर। तो ये आगे यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में, और यहाँ से जो ब्रोमीन है बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया आपके पास एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का टाइप है सिल्वर ब्रोमाइड को व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें लिखा है मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड था वैसे ही सिल्वर क्लोराइड है AgCl। जब AgCl को हम लोग सनलाइट पे एक्सपोज करेंगे तो ये यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में।
अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस भी कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो अगर आपको उसमें पूरे मार्क्स चाहिए होते तो जो भी रिएक्शंस आप लिखेंगे वो बैलेंस जरूर होनी चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद लिखा है पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, जस्टिफाई और आंसर बाय गिविंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो क्या ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें जिंक की तो आपको देखना होगा कि ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में आ सकती है। मेटल रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर मेटल सॉल्ट के साथ, तो यहाँ पर मेटल को डिस्प्लेस कर देना चाहिए, पहले मेटल को दूसरे मेटल को। ऐसा तभी हो सकता है अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक जाएगा यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस करने। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या जिंक हमारे पास कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? तो हाँ बिल्कुल, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आ जाता है। तो ये बन जाएगा ZnSO4, जिंक का सल्फेट बन गया और कॉपर की हो गई यहाँ से रिमूवल। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी पार्ट की। इसमें लिखा है नेम द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक होती है ये। तो जो कलर है प्रेसिपिटेट का वो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनता है जब भी आपके पास लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। देखिए इसके रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो PbNO3 प्लस Ki, ये PbNO3 प्लस Ki यहाँ से बना देगा आपके पास PbI2, जो कि लेड आयोडाइड है, और ये लेड आयोडाइड आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और उसके साथ साथ दूसरा हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा KNO3, जो कि हो गया आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये लेड आयोडाइड आपके पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है और इसका जो कलर है हमारे पास वो येलो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास रिएक्शंस की बैलेंसिंग को लेकर के। आपको सभी रिएक्शंस की वर्ड इक्वेशन दे रखी है और वर्ड इक्वेशन जो है उनको हमें खुद ही यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसकी केमिकल इक्वेशन, जो कि सिंबल इक्वेशन होती है, और इसको बैलेंस भी करना है। सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आपको पता ही है इस रिएक्शन में ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बैलेंस नहीं है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम काउंट करें तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन जो है आपके पास वो टोटल 4 है, और तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन टोटल 4 हो गई। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 1 है, उसके साथ O2, ठीक है। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको हमें बैलेंस नहीं करना है इस वर्ड इक्वेशन में। फिर इसके बाद जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3। ये बना रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी यहाँ पर 2 रहती है और नाइट्रेट हमारे पास -1 होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, और उसके साथ साथ बन रहा है यहाँ पर ये सिल्वर। तो अगर हम लोग नाइट्रेट को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रेट 1 है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर नाइट्रेट के आगे होल ट्वाइस लगा है, मतलब 2 नाइट्रेट हो गए। तो पहले तो आप यहाँ पर सिल्वर के आगे भी 2 लगा दीजिए, इससे नाइट्रेट 2 हो गए और सिल्वर भी 2 हो गए। तो राइट हैंड साइड का भी सिल्वर को आप 2 कर दीजिए, बाकी जिंक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह 1 1 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो Al प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3 प्लस यहाँ से ये Cu जो है कॉपर जो है ये रिमूव हो रहा है। अगर क्लोराइड की बात करें, जो Cl हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, राइट हैंड साइड पर जो क्लोरीन है वो 3 है, और अगर इन दोनों को बैलेंस करना है तो हम लोग कॉपर के आगे यहाँ पर 3 लगा सकते हैं, इससे Cl6 हो गए, यहाँ पर 2 लगा देते, इससे भी Cl6 हो गए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर कॉपर 3 हो गए, तो अब राइट हैंड साइड पे भी कॉपर 3 कर देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर एल्यूमिनियम आपके पास 1 है, राइट हैंड साइड पर एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2। तो सबसे सिंपली इस रिएक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर ये बैलेंस कर दिया है। इसके बाद अब हम अगला आ जाते हैं। अगला है आपके पास जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा ZnCO3, क्योंकि कार्बोनेट की भी -2 जिंक की +2। ये यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना रहा है और उसके साथ साथ बन रही है CO2। लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक 1 है, राइट हैंड साइड पर भी जिंक 1 है, ऑक्सीजन 3 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 3 है, कार्बन 1 है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद पोटेशियम की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, तो इसने बनाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। तो राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर के आगे अगर 2 लगा देते हैं तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन तो 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब इससे आप देखिए कि राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। लेकिन राइट हैंड साइड पर पोटेशियम 2 हुए, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी पोटेशियम को 2 कर देते हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं व्हाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स।
हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है? देखिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास एक लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होने का मतलब है अगर इस पर सनलाइट या कोई भी व्हाइट लाइट अगर आकर के इस कंपाउंड पे गिरती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं जिससे कि इसको हम क्या कर सकें, इसको हम डिकम्पोज होने से बचा सके। तो इसके लिए हम लोग आंसर लिखेंगे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट एंड मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। हाईली रिएक्टिव होता है और अगर लाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, और अगर ये आपके पास लाइट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, लाइट या हीट के साथ, तो ये क्या करता है, ये वाटर फॉर्म कर देता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट एंड मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। देखिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके पास हाईली रिएक्टिव है। अगर ये लाइट या हीट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होता है कि ये जो वाटर की फॉर्मेशन है, वाटर की फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर डिकम्पोज ना हो जाए आगे वाटर में, या वाटर ना बना दे, इसलिए हम लोग इसको कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं ताकि लाइट और हीट से इसको बचाया जा सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, copper and steam are formed, write the balanced chemical equation with physical states for this reaction, state what kind of chemical reaction is this। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर और स्टीम की फॉर्मेशन हुई जब इससे हाइड्रोजन गैस पास कराई गई है। तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, और आपको साथ साथ सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है ये बना देंगे Cu प्लस H2। आपको पता ही है कि जो कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में होगा, H2 गैस है, फिर ये कॉपर सॉलिड बन रहा है और ये बन गया आपके पास H2 गैस। ठीक है, तो इसके बाद क्या, ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉपर 1 है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस्ड है। अब पूछा है कि किस टाइप की जो ये रिएक्शन है कौन सी कैटेगरी में आएगी। देखिए अगर हम लोग इसको बात करें तो वैसे ये क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें इसको लिखना चाहिए कि ये आपके पास एक रिडक्शन रिएक्शन है अगर हम लोग सिर्फ कॉपर ऑक्साइड की बात करें, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया तो ये आपके पास रिडक्शन कैटेगरी में आ गई। बट जहां पर रिडक्शन होता है उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन भी होता है, तो इसका आंसर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। ये आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर में चेंज हो रहा है तो ये तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन H2 यहाँ पर चेंज हो गया H2O में, तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और पहला पार्ट था आपके पास रिडक्शन। तो इसका आंसर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, और फिर आपके पास दूसरा आंसर इसका रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो आपको बताना है कोई भी 4 ऐसी ऑब्जर्वेशन जिससे हमें पता चले कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। देखिए वो 4 रिएक्शन, जो 4 ऑब्जर्वेशन वो क्या हो सकती हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर चेंज वहां पर होते हैं। अगर कलर चेंज होगा इसके साथ साथ कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। थर्ड चीज यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो सकती है। और जो हम लोग फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि या तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करी गई होगी या जो हीट है वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन और इजेक्शन ऑफ हीट, ये 2 चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज, किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास जरूरी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो कॉपर को अगर हीट किया जाए तो कॉपर को हीट करने पर कोई ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनता है, आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम लोग कॉपर को हीट करते हैं तो कॉपर को हीट करने पर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कॉपर ऑक्साइड की, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है आपके पास ये ब्लैक कलर का होता है। तो हम लिखेंगे कि जो कॉपर है कॉपर ऑक्साइड होने के बाद किस में चेंज हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, इसी वजह से यहाँ पर जो कलर था उसका वो कैसा हो जाता है आपके पास, ब्लैक कलर का। तो व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस, ये ब्लैक सब्सटेंस क्या है, ये ब्लैक सब्सटेंस हमारे पास कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये लिख दी है हम लोगों ने। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, कह रहे हैं कि ये जो आपके पास वापिस से अगर हम लोगों को रेडिश ब्राउन कलर चाहिए, रेडिश ब्राउन कलर ना
कॉपर का होता है। जो कॉपर मेटल है आपके पास, कॉपर मेटल रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड को हमें वापस किस में बदलना है, कॉपर में बदलना है, तभी तो रेडिश ब्राउन कलर आएगा। देखिए अगर कॉपर ऑक्साइड अभी हम लोग देखें, कॉपर ऑक्साइड से आपको कहाँ तक आना है, कॉपर ऑक्साइड से आना है आपको कॉपर तक। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या करा दो आप लोग, रिडक्शन करा दो। इससे जस्ट पहली रिएक्शन अभी यही थी। तो CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की एडिशन करा देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ से चेंज हो जाएगा कॉपर में, और यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी। तो जो आपके पास ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, अब ये वापस किस में टर्न हो गया, रेडिश ब्राउन कॉपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड O2 एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द गैस X। तो देखिए जब आपके पास कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम लोग बॉईल करते हैं तो पहले से यहाँ पर सभी चीजें गिवन है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, O2 बन गया, लेकिन एक ब्राउन कलर की गैस निकली, उसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है कि वो ब्राउन कलर की गैस क्या थी। और आपसे पूछा गया है कि आपको बताया ना ब्राउन कलर की गैस क्या रहेगी। अगर हम कॉपर नाइट्रेट की बात करें तो CuNO3 होल ट्वाइस, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, इसका कलर तो ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड का। फिर उसके साथ यहाँ पर O2 गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी और एक ब्राउन गैस फॉर्म होगी। ये ब्राउन गैस होती है आपके पास NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जिसके क्वेश्चन में बात करी गई है आपके पास गैस X है। तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंसिंग में लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रेट के 2 आयंस हैं और राइट हैंड साइड में NO2 दिख रहा है, तो नाइट्रेट आयन तो नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इंडिविजुअली बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन 6 है और लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 5 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 6 है, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 6 आ रही है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, उसके लिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगाएं तो इससे आपके पास ऑक्सीजन इधर टोटल तो 12 हो गई, और राइट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन है वो 5 थी। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर NO2 के आगे 4 लगा देते हैं, और Cu के आगे लगाएंगे जब हम 2, इससे कॉपर 2 हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड के कॉपर भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। इससे आपके राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन भी 12 हो गए और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑक्सीजन थी वो भी यहाँ पर टोटल 12 थी। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको अगर हमें देखना है तो डिकम्पोजिशन करने के लिए या तो आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी या लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक एक इक्वेशन बतानी है डिकम्पोजिशन की, जहाँ पर एनर्जी को हमने किसकी फॉर्म में सप्लाई किया है, हीट, लाइट, और तीसरा सप्लाई किया है यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहली जो है जहाँ पर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे वो रिएक्शन हो सकती है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। सबसे बेसिक रिएक्शन है, ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और जहां पर बोला गया है कि आपको लाइट की सप्लाई करनी है, लाइट की सप्लाई के लिए हम लोग ले सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज करें तो ये बना देगा सिल्वर प्लस Br2, और ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस भी कर देते हैं। तो ये हो गई आपके पास एक लाइट डिपेंडेंट डिकम्पोजिशन। और थर्ड हो गया हम लोगों के पास जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर का, जो कि H2 और O2 की फॉर्मेशन में रिजल्ट करेगा। इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर देते हैं, अब ये रिएक्शन भी आपके पास बैलेंस हो गई। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूटेड HCl द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय अ स्टूडेंट, सिल्वर डज नॉट शो एनी चेंज। सबसे पहले पार्ट में लिखा है कि सिल्वर ने डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करने पर कोई भी चेंज नहीं दिखाया। देखिए अगर यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो पहले रिएक्शन को लिख के देखते हैं कि हुआ क्या होगा। अगर Ag यहाँ पर रिएक्ट करेगा HCl के साथ डाइल्यूटेड, तो कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब कोई चेंज नहीं आने का मतलब है कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो Ag है, जो सिल्वर है, ये हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगर HCl का जो हाइड्रोजन है, अगर सिल्वर जाकर के इसको डिस्प्लेस करना चाहेगा, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो आपको लिखा है कि आपको इसका एक अप्रोप्रिएट रीजन देना है। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट रीजन क्या रहेगा इस पहले वाले पार्ट का, यहाँ पर हम लोग अप्रोप्रिएट रीजन देंगे कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से अगर ये कम रिएक्टिव है
तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्लोर हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फिर सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा है सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड। तो जो लेड है, लेड के यहाँ पर रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, तो कह रहे हैं कि कुछ बबल्स देखने को मिले यहाँ पर किसी गैस के। देखिए अगर लेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, लेड हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो लेड जाकर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है HCl में, तो ये बना देगा PbCl2 लेड क्लोराइड, और यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी वो होगी H2। तो ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है? ये है आपके पास मेटल प्लस एसिड। जो लेड है ये आपके पास एक मेटल है और HCl एक एसिड है, तो मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जिस गैस की यहाँ पर बात हो रही थी वो गैस कौन सी है? वो गैस है आपके पास हाइड्रोजन गैस। फिर उसके बाद लिखा है द रिएक्शन ऑफ सोडियम इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। जब सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी रिएक्शन आपके पास इतनी एक्सप्लोसिव क्यों होती है? देखिए अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम आपके पास एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब भी ये जाकर के किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है। क्योंकि रिएक्शन आपके पास ये वायलेंट है, उसके पीछे रीज़न क्या दिया हम लोगों ने? उसके पीछे हम रीज़न दे रहे हैं सोडियम इज़ अ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर आता है, इसकी जो रिएक्शंस है ज़्यादातर रिएक्शंस आपको वायलेंट देखने को मिलेंगी जितने भी एसिड्स होते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है डी पार्ट में द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड टू द एसिड। तो देखिए अगर एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होने पर यहाँ पर बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ से रिमूवल हो जाएगी फिर से ये हाइड्रोजन गैस की। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपसे पूछी गई है कि जो टेम्परेचर रिएक्शन का वो बढ़ गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है रिएक्शन आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनमें क्या होता है? उसमें होती है हमारे पास रिमूवल ऑफ हीट। जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर बाद ही गर्म हो जाएगी जैसे ही वहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि बता रहा है कि ये रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक नेचर की है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पर लिखा है नेम द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी हमारे पास जो फूड आइटम्स हैं जिनमें मेनली फैट्स और ऑयल्स रहते हैं, अगर इनका ऑक्सीडेशन हो तो ये क्या होता है कि इसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम खाने को थोड़े दिन भी अब बाहर रख दे, थोड़ा टाइम 1 या 2 दिन अगर बाहर रख दिया जाए तो वो खाना खाने लायक नहीं बचता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में। अब अगर उसको रेफ्रिजरेट हम लोग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीडाइज ना हो सके। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो उसमें से क्या होगा? उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। तो यहाँ पर बात करी जा रही है रैंसिडिटी की, तो इन्होंने वो टर्म पूछी थी, वो टर्म हमारे पास कौन सी है? वो टर्म है रैंसिडिटी। इसलिए जितने भी फूड है इसको ले जाकर के हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। और उसके बाद लिखा है व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करेंगे रैंसिडिटी को। ये जो फूड है कि फूड यहाँ पर ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें वो अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है। तो क्या किया जाता है? इनका जो एटमॉस्फेयर, इनके एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना दिया जाता है। जैसे आपने चिप्स के जो पैकेट्स देखे हैं, चिप्स के पैकेट्स में वहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन गैस को हम एंट्रैप करते हैं, जिससे कि वो जो चिप्स पैकेट है वो आपके पास कुछ नहीं तो 1.5 से 2 साल की एक्सपायरी डेट भी अगर उनकी गिवन है तो तब तक उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वहाँ पर रैंसिडिटी जैसी जो सिचुएशन है वो कभी क्रिएट नहीं होगी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? एंटी मतलब जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन से बचाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर आपके फूड को हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे? ऑक्सीडेशन से। तो इसीलिए हम लोग इसको फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिफाइन कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोरोजन क्या होते हैं? देखिए कोरोजन का मतलब है कि कोई भी एक मेटल जिसकी जो सरफेस थी, अगर वो टाइम के साथ क्या होने लग जा रही है, अगर आप देखेंगे कि वो टाइम के साथ डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे जो उसकी लेयर थी आप देख रहे हैं कि वो कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको कोई खा रहा है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। और ये होता किस वजह से है? उसकी रिएक्शन की वजह से। ये जो मेटल है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ? एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के साथ। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हम लोगों के पास ऑलरेडी एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर एयर और मॉइस्चर क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और ऑक्साइड की जो लेयर है उसी की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कोरोजन का। तो मेटल जो था, मेटल की जो आउटर मोस्ट लेयर थी, जो टॉप मोस्ट लेयर थी,
वो जैसी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में आती है उसके साथ साथ एयर से आपको मॉइस्चर भी मिल जाएगा, तो धीरे धीरे वो जो लेयर है वो खत्म होती चली जाती है। अगला आपसे पूछा गया है व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। अगर आयरन का कोरोजन किया जाएगा इसके लिए एक स्पेशल टर्म बनाई गई है जिसका नाम होता है रस्टिंग। फिर पूछा है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कोरोजन को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो सिल्वर है, सिल्वर का अगर कोरोजन होता है तो उसकी जो सरफेस है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, तो वहां पर एक ब्लैक सरफेस या एक ब्लैक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। इसी को हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं कि जो आपका सिल्वर था, सिल्वर का कोरोजन हो रहा है कैसे, वो जो ब्लैक सरफेस यहाँ पर सिल्वर के ऊपर फॉर्म हो रही होगी। फिर बोला है वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। देखिए अगर आयरन की हम लोग कोरोजन की बात करें, हमारे लोगों के आसपास जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आयरन से बनी हुई होती हैं। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करेंगे, आप अपने घरों में भी देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो सामान है वो लोहे के बने हुए हैं। तो ये जो कोरोजन की प्रॉब्लम है या जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसके साथ क्या होता है, इसके साथ आपकी जो मेटल की लाइफ है वो खत्म होती चली जाती है। धीरे धीरे अगर ये मेटल की जो सरफेस है अगर इस पर रस्ट होएगा, मतलब आयरन की अगर रस्टिंग होगी, तो वो आयरन को आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा और दूसरी उसकी जगह ला करके एक दूसरे आयरन के आइटम से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो कोरोजन ऑफ आयरन है ये हम लोगों के पास एक सीरियस प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द जो आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द आइटम्स यूज़ की जो यहाँ पर जो मोस्टली जो आइटम्स हैं वो आयरन के ही बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद पूछा है हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, तो इसके लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आयरन के जो मटेरियल्स उनको पेंट किया जाता है जिससे कि उसकी जो लेयर है वो डायरेक्टली एक्सपोज ना रहे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से। दूसरा हम लोग उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग से भी इसको बचाया जा सकता है। तीसरा होता है यहाँ पर गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या किया जाता है, गैल्वनाइजेशन में जिंक की जो कोटिंग है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है यहाँ पर आयरन आर्टिकल्स पे, क्योंकि जिंक क्या करता है, यहाँ पर जिंक की जो कोटिंग है वो आयरन आर्टिकल्स को इनर्ट बना देती है टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर, जिससे कि अब उसकी रस्टिंग नहीं होगी या उसका जो कोरोजन है वो नहीं होगा। और उसके अलावा भी आपके पास कई तरीके होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो ये होने वाला है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। देखिए यहाँ पर जितने भी आपको ये स्टेटमेंट लिखी है आपको बोला है ये कौन कौन से रिएक्शन कैटेगरी में आ रही है। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, तो इसको हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं जब आपके वो स्टमक में जाता है तो वहाँ पर फूड का डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद ही वो फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थी वो तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी यहाँ पर जो वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन आपकी बॉडी बाहर निकाल देती है। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ये हो गई आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलेगा। फिर है हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ये जो रिएक्शन है आपके पास इस रिएक्शन को भी हम लोग रिडक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। देखिए जब हम लोग इसको हीट करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो ये आपके पास एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, और उसके साथ साथ जो MnO2 है, MnO2 आगे यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज में। तो MnO2 जो मैंगनीज ऑक्साइड था, अगर उससे आपको प्योर मेटल मैंगनीज देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो MnO2 क्या था, MnO2 यहाँ पर रिड्यूस हो गया जिसने रिड्यूस होकर के बना दिया Mn, मतलब सिर्फ मैंगनीज। फिर है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपियर्स व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट। देखिए अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स को ऐड करते हैं तो कह रहे हैं जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपेयर हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो जाकर के क्या करता है, मैं रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ CuSO4, इसमें आपने मिलाया था Fe, तो ये बना देगा FeSO4 और प्लस यहाँ से जो कॉपर मेटल है अकेला बच जाएगा। तो इसीलिए जो कॉपर सल्फेट था इसका जो ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर यहाँ से डिसअपेयर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और वो भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन ने जाकर के कॉपर की जगह ले ली। फिर इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी हमारे पास जहाँ पर हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर की बात करी, देखिए इसकी भी रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है हमारे पास MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, तो ये आपके पास यहाँ पर बना देगा Mn प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स Al2O3, और हीट की यहाँ से रिमूवल होती है, तो आपके पास ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसीलिए हमने बोला था कि इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालें, इसको डाल रहे हैं हम लोग रिडक्शन की कैटेगरी में, क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड से बन गया यहाँ पर मैंगनीज, तो मैंगनीज के पास जो ऑक्सीजन थी उसका रिमूवल हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। फिर जो लास्ट है हमारे पास रिएक्शन वो है डाइल्यूटेड HCl इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो HCl की रिएक्शन हुई है NaOH के साथ,
जिससे आगे बन गया NaCl प्लस वाटर। वैसे तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ये रिएक्शन आ जाएगी हम लोग के पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि हाइड्रोजन और अगर हम सोडियम को देखें तो हुआ क्या, यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया और हाइड्रोजन कंबाइन कर गया OH के साथ, तो इससे वाटर बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गई। तो ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। आज हमने किए इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी रहते हैं। सो जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा एक नया चैप्टर। तो मेक श्योर अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं जहाँ पर आपको नोट्स, वर्कशीट्स और PYQs मिलेंगे, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।